के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ विलेज, टाउन, फोर्ट, पैलेस, टेम्पल एंड मार्केट। यह पुस्तक ग्राम, नगर, किले, महल, मंदिर तथा बाजार के निर्माण की जानकारी देती है। दिस बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शंस ऑफ विलेज, टाउन, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल एंड मार्केट। किस किस के निर्माण की जानकारी देती है बताओ? देखिए, गांव, नगर, किले, महल। अब कभी मेंस में आ जाए 2 नंबर में राजवल्लभ के बारे में आप क्या जानते हो, बता सकते हो? क्या लिखोगे आ जाए तो? है आ जाए केवल इतना लिखेगा और राजवल्लभ, फिर नीचे 2 लाइनें खाली छोड़ देगा, 3 लाइनें खाली छोड़ देगा। क्या लिखोगे? इस पुस्तक में 14 अध्याय है जो हमें गांव, नगर, किले, महल, मंदिर। ये नहीं लिखोगे मंडन ने लिखी थी? ये नहीं लिखोगे कुंभा के दरबार में था? होती है, 3 लाइनें होती है वहां। कितनी लाइनें होती है? अच्छा आंसर ये माना जाए कि आप लिखो कुंभा के दरबारी विद्वान मंडन द्वारा रचित पुस्तक जिसके 14 अध्यायों में ये जानकारी। 1 लाइन में खत्म, है ना? आंसर राइटिंग ज्ञान से ज्यादा भाषा का सवाल है, ज्ञान से ज्यादा। इसलिए मैं आपको अक्सर कहता हूं अखबार पढ़ा करो ताकि भाषा लिखनी सीखोगे। क्या लिखनी सीखोगे? खूब सारी जानकारियां एक साथ कैसे लिखनी है वो सीखोगे। मैं चाहता था इसको और चेंज करते, अपने करते कुंभा के दरबारी विद्वान, कोमा कुंभलगढ़ के वास्तुकार के द्वारा रचित 14 अध्यायों की पुस्तक जिसमें ये जानकारी है। जगह बचती है नीचे और लिखते। इसने वास्तु सार और देवमूर्ति प्रकरण भी लिखी है। होता क्या है, यदि आप सिंपल ये लिखो ना कि मंडन की पुस्तक इसमें ये है, तो भी नंबर तो 2 ही मिलने हैं। मैंने जो बताया उसमें भी नंबर तो 2 ही मिलने हैं। और उससे ना पढ़ने वाले को ये लगता है कि यार इस बच्चे को जानकारी ढंग की है। फिर वो जब आपके बड़े क्वेश्चन पढ़ता है ना तो उसमें 10 में से एक नंबर एक्स्ट्रा देता है आपको। 10 के नंबर का है, बाकी को देता है 3, 3, 3.5, 3, 3, 3.5, इतने ही नंबर मिलते हैं। आपका इंप्रेशन ठीक पड़ता है तो फिर उसको लगता है नहीं एक नंबर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाए। या उन आंसरों में भी फिर ये जो आदत होती है उन आंसरों में भी बनी रहती है। तो कई बार क्या होता है, बड़े जो आंसर हम लिखते हैं उनके अंदर अपने पास चीजें होती है ज्यादा, लाइनें लिखनी है 10। तो ये जब इस प्रकार से हम लिखना सीखते हैं, चीजों को जोड़ के लिखने सीखते हैं, लोग चीजों का संश्लेषण करना सीखते हैं। संश्लेषण समझते हो? इकट्ठा करना, कनेक्ट करना, सिंथेसिस उनका एक साथ जोड़ के लिखते हैं, तब चीजें हम ज्यादा लिख पाते हैं, भाषा शैली सुधरती है, हम अच्छा लिख पाते हैं। पहले मैं किसी बैच के अंदर ये यूं पूरे लिखवाता नहीं था, यूं नॉर्मली हम बता देते लिख लो रे जानकारी दिस इतना लिख के छोड़ दिया करते। और मैं बच्चों को बताया भाई तुम लिख के लेना, घर से लिख के लेना इस आंसर को। बच्चे जोड़ के लिए आते, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा जोड़ के लिए आते। फिर मैंने तुम्हारे बैचों के अंदर ये कहना शुरू किया कि ले आना। तुमने दूसरे दिन जैसे मैं लिखवाया था वैसे लिखा। ऊपर लिखा राजवल्लभ, नीचे लिखा 14 अध्याय, आगे लिखा 6 नाम लिखे, कहा जानकारी। तो तूने क्या जोड़ा? आपने लिखवाया था वैसा लिख दिया। तो फिर मुझे लगता है मैं पूरी लाइन लिखवा दूं, तो मैं पूरी लाइन लिखवाता हूँ। पर फिर भी मैं वापस ये बार बार तो ये नहीं लिखवा सकता ना इसने कुंभलगढ़ का निर्माण किया था, या बार बार ये लिखवाऊं कि ये कुंभा का दरबार विद्वान था। इतनी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखोगे? तो कौन कौन सी किताबें नाम बताओ? वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तु की जानकारी मिले वो वास्तुसार, देवताओं की मूर्तियां, और जिसके अंदर गांव, नगर, मंदिर, बाजार, किले, महल की जानकारी मिले वो। और मंडन ने ऐसी को 36 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? गजब आदमी था, दिन में बनाता मकान, रात को लिखता किताबें। वास्तुकार था तो दिन में तो कुंभलगढ़ बना रहा था, रात को क्या लिख रहा था? और पर बाकी में आपके लिए थोड़ा ठीक काम किया इसने, बाकी सब किताबों के नाम के आगे लिख दिया मंडन। जैसे बुक का नाम वास्तु मंडन, बुक का नाम प्रसाद मंडन, तो सब क्या नाम क्या क्या लगा दिया उसने? वैद्य मंडन, देव मंडन। तो अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि प्रसाद मंडन नामक पुस्तक किसने लिखी, तब ये थोड़ी कहोगे कि ना यार मंडन थोड़ी है। क्वेश्चन आ जाए वैद्य मंडन नामक पुस्तक किसने लिखी, उत्तर आएंगे मंडन।
कान्हा व्यास, मेहाजी और कुंभा, तो क्या करोगे? नहीं करोगे आप। वहां आप दिमाग लगाते हो। आपको तो इतना इजी होता था, आरपीसी पूछती थोड़ी। आरपीसी ने पूछा, इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है। और फिर क्या, बंदे को सबसे पहले खुद पे डाउट आता है, उसको लगता है नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि क्वेश्चन को देखते आंसर हो जाए। है आज तक ही नहीं आया था मेरे को, ये मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर लॉजिक है। मेरे एक फ्रेंड है, वो अब तो आरएस हो गए। बीच में एक अटेम्प्ट के अंदर, जो पहला अटेम्प्ट उन्होंने दिया, तो मैं उनको रूम पे पढ़ाया करता था। तब हम हिस्ट्री ऑप्शनल से दिया करते थे। तो उन्होंने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, तो बाकी कोचिंग तो सर दिलीप सर के पास स्प्रिंग बोर्ड में आगे पढ़ लिए, तो सर पढ़ाते उस समय हिस्ट्री। बीच में उनके इंजीनियरिंग के एग्जाम आ गए, तो उन्होंने मेरे कहा यार ये मिडिवल इंडिया तो 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट और मॉडर्न तो हो गई थी, मिडिवल क्लास में कोई चल रही थी। तो उन्होंने कहा यार तू पढ़ा दे मेरे को रूम पे, मेरे को कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा वरना मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैं ठीक है, तो मैं उनको पढ़ा दिया करता, वो याद कर लेते डेली, इंटेलिजेंट भी थे, डेली याद कर लिया करते। अब मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने उनको कहा कि देखो, मध्यकाल में सल्तनत दो दो भागों में बढ़ता है मध्यकाल, एक सल्तनत और एक मुगल काल। कौन कौन से? इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मैंने कहा सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण राजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पक्का पक्का याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन हर बार आता है। उनका ठीक है, याद कर लिया, अलाउद्दीन खिलजी पूरा याद है तो कुछ ही पूछ लेना। फिर मैं जब लास्ट में सल्तनत काल के डिपार्टमेंट लिखवा रहा था कि जब भाई मंत्री को, जैसे बिस्का धीराज क्या होता है, संदीप, तो उनके डिपार्टमेंट उस समय जो उनके दीवान, उनके नाम होते आरिजी मुमालिक, है ना, दीवान रसालत, ऐसे नाम होते। तो मैं उनको बता रहा था ये डिपार्टमेंट याद करने हैं, फारसी भाषा की इनका पक्का पक्का क्वेश्चन आता है। उनका ठीक है। तो वहां एक सैनिक विभाग होता है, उसका नाम होता है दीवान अर्ज। क्या नाम होता है? और मैंने कहा ये बलबन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? उन्होंने सारे याद कर लिए। अब हम एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया दीवान अर्ज का निर्माण किसने करवाया था। तो वो जब आंसर लगा रहे थे, पहले पहले डॉट लगाते हैं, उसके अंदर ही लगाते हैं, तो उन्होंने बलबन लगाया। अब जब ओएमआर सीट भर रहे थे, तब उनका दिमाग काम किया, अरे यार अपने को राजवीर ने कहा था कि अलाउद्दीन सबसे महत्वपूर्ण राजा है, और अलाउद्दीन का सवाल हर बार आता है, और अभी तक अपने को अलाउद्दीन का सवाल दिखा नहीं कोई। इसका मतलब हो ना हो ये सवाल किसका है? अलाउद्दीन। दिमाग कह रहा है आंसर है बलबन, पर दिल बार बार कह रहा है कि क्या है? तो वो उसका आंसर क्या करके है? अलाउद्दीन। रूम पे आए, हम आंसर की मिला रहे थे, एक दूसरे की मिलाते आंसर की, तुम मेरी मिला दो मैं तेरी मिला दूं, तो पता चल जाएगा कौन से गलत करके आए। और मैंने कहा अरे यार ये कैसे गलत करके आ गए? तो उन्होंने कहा अरे यार मेरे को पता भी था कि बलबन है, पर यार वो तेरी एक दूसरी बात मेरी याद रह गई थी। और मैंने कहा अलाउद्दीन का पक्का पक्का आएगा, और मेरा दिल वहां तड़प तड़प के कह रहा था इसका आंसर क्या होगा। अब तब तो हमने कहा यार ऐसे कोई गलती थोड़ी होती है, बात हंसी में निकल गई। हमें दुख तब हुआ जब वो .33 से प्री फेल हो गए। .33 कट ऑफ से .33 आप इधर हो, मतलब एक क्वेश्चन सही हो तो आप कट ऑफ के उधर, एक क्वेश्चन गलत आप कट ऑफ के। उस दिन हमारे एक बात समझ में आई कि दिल की बात कभी नहीं मानी, क्योंकि दिल तो बच्चा है। बच्चों जैसी बातें कर देता है। इसलिए एग्जाम में हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले जो आंसर दिमाग में है वो 99.99% है। प्रथम दृष्टया आपका दिमाग एकदम सही जवाब देगा। यदि आपने आंसर कहीं पढ़ ही नहीं रखा ना, तो दिमाग आंसर ही नहीं देगा। और यदि थोड़ा बहुत भी कहीं देखा हो तो दिमाग में स्टोर है, वो 4 ऑप्शन देखते हुए कहेगा ये है। पर अपने क्या करते हैं, बाद में रुक जाते हैं उस पर, और अपने उस पर बाद में दिल लगाते हैं, नहीं ये नहीं हो सकता, इतना जल्दी मेरे को आंसर। उसी एग्जाम में हमारे एक और फ्रेंड थे मेवाड़ के, मेवाड़ वाले सारे शिव जी के भक्त, मेवाड़ी तुम शिव जी को ज्यादा मानते हो, एकलिंग जी के भक्त सारे के सारे, सोमवार के व्रत करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन आया गुजरात का सोमनाथ मंदिर कौन से देवता का है? सोमवार को किसका व्रत करें? शिव जी। तो सोमनाथ का मंदिर किसका है? शिव जी, महादेव जी का मंदिर है। वो लगा के विष्णु। हालांकि वो प्री पास हो गए थे, खूब ही नंबर थे उनके, तो वो आगे निकल गए थे वो। पर मैंने उनको पूछा अरे क्यों किया आपने इसके अंदर, आपको पता था इतना इजी क्वेश्चन था, सब इसके अंदर ये करके आए हम विष्णु, शिव करके आए, आप इसमें विष्णु कैसे करके आ गए? तो उन्होंने कहा यार तू मेरा पेपर देख, इसमें मैंने सीवी लगा रखा है। पर जब मैं ओमआर सीट भर रहा था ना, तो मुझे लगा कि यार इतना इजी होता तो आरपीसी पूछती क्यों? यदि आरपीसी ने पूछा, इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है। और फिर मेरे दिल से कुछ तरंगे आई, और उन तरंगों ने कहा कि यह मंदिर कई बार टूटा है, बार बार तोड़ दिया गया था। हो सकता है पहले बनाया तो शिव जी का था, लेकिन बाद में तोड़ दिया तो किसी ने मूर्ति किसकी लगा दी? जैसे चित्तौड़ वाला सूर्य मंदिर कालिका हो गया,
तो सोमनाथ वाला भी हो ना हो किसका हो गया है, तो मैं इसमें क्या लगा के आया, ऐसी गलती भी अपने करनी। मैं आगे चित्रकला पढ़ाऊंगा तब हम, मतलब मेरे बिना पढ़ाए भी आप सीख जाओगे कि बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ की है। बनी ठनी एक पेंटिंग है, वो कहां की है, एक महिला है जो बन ठन के बैठी है, वो किशनगढ़ की पेंटिंग है, किशनगढ़ का पेटेंट है वो, कि बनी ठनी पेंटिंग कहां किशनगढ़ की। मतलब चित्रकला में तुम और कुछ भूल जाओगे पर ये नहीं भूलोगे बनी ठनी पेंटिंग कहां की है। अपने कोई एक स्टूडेंट और आईएएस का पेपर, आईएएस में क्वेश्चन आ गया कि बनी ठनी पेंटिंग कहां की है, नीचे ऑप्शन दिए हुए किशनगढ़ की, दक्षिण भारत की, मेघालय की, हिमाचल की। स्टूडेंट करके आया उसके अंदर हिमाचल की। दूसरे दिन मेरे को आगे कहे, सर बनी ठनी किशनगढ़ की है ना। मैं को हाँ, कैसे, कि सर वो कल एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ मगर यार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मेरी तरफ देखेगा। मैं उसमें हिमाचल करके आया। क्यों करके आया हिमाचल, ये तो भाई राजस्थान जी के पढ़ा होता तो वैसे आ जाता। हिमाचल वाला कोई दूसरा कर दे भाई, राजस्थान के बाद यूपी वाला हिमाचल कर दे, यूपी वाला मेघालय कर दे, समझ में आता है कि यार उनका बनी ठनी नहीं पढ़ा होगा, अपना तो पढ़ा हुआ है, अपने क्यों गलत कर सकते हैं। मगर सर मैंने किशनगढ़ी लगाया था, पर जब मैं ओ मार भर रहा था तो मैंने कहा यूपीएससी का तो स्टैंडर्ड है, आईएएस का पेपर तो आईएएस का पेपर होता है, और मेरे को इतना जल्दी जवाब नहीं आ सकता कि बाकी क्वेश्चन में मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा या ये होगा, और ये मेरे को डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब पेपर में तो कोई कमी, कमी तेरे में है भाई साहब। इसका मतलब किशनगढ़ तो इसका आंसर है, हो ना हो इसका आंसर कुछ दूसरा है। तो दूसरा क्या हो सकता है, तो मेरे को लगा हिमाचल नजदीक पड़ता है, अपने नाम राजस्थान याद रह रहा है, बाकी है कहां का ये, ऐसे भी बातें अपने को करनी। तो मंडन लिखा हुआ इसका मतलब किसकी किताबें हैं, प्रसाद मंडन किसकी, वैद्य मंडन किसकी, देव मंडन किसकी, कोदंड मंडन किसकी, वैद्य मंडन किसकी। और आरपीसी क्या है जी, अपने से 2 कदम आगे है। एक बार आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा, मंडन कुंभा के दरबार में था, वह कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था, उसने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण तथा राजवल्लभ जैसी अनेक 36 किताबें लिखी थी, उसने एक रूप मंडन नामक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का विषय वस्तु बताइए। तो अपने को लगा जीता, अपने को आता था, क्वेश्चन में आ गया। मास्टर नहीं था, इसे कहा था, कुंभा के दरबार में था, कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, 3 के नाम बता के बाकी कहा था मंडन है। वैसा भी है तो हालात बदल दिए, जज्बात होते। लिखो रूप मंडन, अगला लिखो। दुर्घटना हो जाए भाई साहब। पर है ना, यदि आप उसके तो ऑप्शन देखते तो आप कर लेते हो उसको, ऐसा कुछ ही नहीं था उसमें, पर फिर भी अपने एहतियातन लिख ले, वहां अचानक सामने आता तो फिर दिमाग में नहीं आता। देखो नाम बोलो दोबारा, नाम क्या बुक का। और रूप का मतलब होता है चेहरा, रूप का मतलब क्या होता है, किसी के चेहरे को देख के तो कहते हैं उसका रूप अच्छा है या उसका रूप बुरा है। अब चेहरे किसके बनेंगे, व्यक्ति के, व्यक्ति की क्या बनती है, मूर्तियां, क्या बनती है। तो इसमें मूर्ति कला की जानकारी है, किसकी जानकारी है, लिख लो ब्रैकेट में, मूर्ति कला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर्स, मूर्ति कला की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर्स, एक और लिख लो, इस बहाने एक चीज याद हो जाएगी आपके। देखो कोदंड मंडन,